नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें ताकि समय-समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2 जनवरी 2023 को नए साल पे एक जजमेंट दी है जो कि एक डीमोनेटाइजेशन की जो जजमेंट कह सकते हैं इसमें। और इसमें जो रिट पिटीशन नंबर 906 ऑफ 2016 की जो कि एक रिपोर्टेबल जजमेंट है, जो एक डीमोनेटाइजेशन का जो इशू था वो यहाँ पर ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जो जजमेंट है उसमें यहाँ ओपिनियन दिया है, अपनी जजमेंट दी है और इसमें 4:1 पर ये जजमेंट प्रोनाउंस की गई है। और ये देखिए जजमेंट है जो कि 8906 ऑफ 2016 की, जिसमें पिटिशनर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें कई ट्रांसफर पिटिशंस, रिट पिटिशंस और स्पेशली पिटिशंस हैं, सब क्लब्ड हो गई हैं और एक कॉमन जजमेंट पे यहाँ प्रोनाउंस कर दिया है। और ये जजमेंट के थोड़े से कंटेंट्स को हम समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये काफ़ी लेंथी जजमेंट है, 388 पेजेस की है, जिसमें से 4:1 के आधार पर ये जजमेंट है वो एप्लीकेबल होगी। और इसमें कुछ इश्यूज भी फ्रेम किए गए थे, तो आइए हम थोड़ा से कंटेंट्स को समझ लेते हैं क्या था इस जजमेंट में। तो देखिए ये जजमेंट बताती है कि 5 जजेस की जो बेंच है जो कि रिट पिटीशन जो चैलेंज की गई थी, जो नोटिफिकेशन भारत सरकार ने निकाला था 8 नवंबर 2016 को, और उसमें इशू किया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने और अपनी जो पावर एक्सरसाइज की थी अंडर सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 26 ऑफ RBI एक्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, और जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया था कि जो बैंक नोट्स हैं डिनोमिनेशन जो कि एग्जिस्टिंग सीरीज हैं और जिसके 500 और 1000 रुपीज के हैं, वो उसका दे शैल सीज टू बी द लीगल टेंडर, मींस वो लीगल टेंडर नहीं होंगे 9 नवंबर 2016 से, टू द एक्सटेंट स्पेसिफाइड इन द इम्पिंच नोटिफिकेशन में निकाला था। और ये कहा था कि भारत सरकार ने अपनी पावर का इस्तेमाल किया था सेक्शन 26 सब पार्ट 2 के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत, और डिक्लेयर किया था कि जो बैंक के जो नोट्स हैं जो 500 के और 1000 के, वो 9 नवंबर 2016 से जो है लीगल टेंडर नहीं माने जाएंगे, जो कि नोटिफिकेशन इशू किया था। तो इस एक्ट को, पॉलिसी को कहा गया था डिमोनेटाइजेशन। तो आगे देखते हैं थोड़ा क्या कहती है जजमेंट। फिर नोटिफिकेशन इशू हुआ, उसके बाद कई रिट पिटीशंस हैं वो चैलेंज की गई, जिसमें पॉलिसी ऑफ डिमोनेटाइजेशन थी, जो कि अब जो फाइल की गई हैं इस कोर्ट मींस माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास समक्ष, और वेरियस हाई कोर्ट्स, अलग अलग कई हाई कोर्ट्स में भी इसको चैलेंज किया गया था। तो फिर ट्रांसफर पिटीशंस हैं वो फाइल की थी यूनियन ने, मींस भारत सरकार ने ट्रांसफर पिटीशंस फाइल की थी और कहा था कि सारी जो ट्रांसफर कर दी जाए, सारे मैटर्स जो भी पेंडिंग है हाई कोर्ट्स में, वो माननीय सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर कर दिए जाए। और इसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद 3 जजेस की जो कोर्ट है उन्होंने एक ऑर्डर दिया था 16 दिसंबर 2016 को, और रिट पिटीशन नंबर 906 और 2016 की, और जितने भी कनेक्टेड पिटीशन थी, और ऑब्जर्व किया था कि फॉलोइंग क्वेश्चंस हैं वो कंसीडर करेगी, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है वो ये फॉलोइंग क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस जो बताए गए हैं वो कंसीडर करेगी, रिट पिटीशन के द्वारा डिस्पोज जब करेगी तो ये सारी क्वेश्चंस को ये कंसीडर करेंगी। तो क्या क्वेश्चन थे कि पहला क्वेश्चन था कि जो नोटिफिकेशन जो आया था 8 नवंबर 2016 का, क्या वो अल्ट्रा वायरस है, सेक्शन 26(2), सेक्शन 7, सेक्शन 17, सेक्शन 23, सेक्शन 24, सेक्शन 29 एंड सेक्शन 42 ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के तहत जो नोटिफिकेशन निकाला था, क्या वो नोटिफिकेशन जो भारत सरकार ने निकाला था वो अल्ट्रा वायरस है, सेक्शन 7, 23, 24 एंड 42 ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दूसरा जो क्वेश्चन था वो फ्रेम ये किया गया कि जो नोटिफिकेशन जो निकाला गया, क्या वो आर्टिकल 300A जो संविधान के आर्टिकल 300A के तहत भी वो कॉन्ट्रवीन कर रहा है। और अगर मान लीजिए, अगर तीसरा क्वेश्चन ये फ्रेम किया कि अज्यूमिंग मान लिया जाए नोटिफिकेशन जो है वैलिड इशू किया है रिजर्व बैंक ने इंडिया एक्ट के तहत, तो क्या ये अल्ट्रा वायरस है आर्टिकल 14 एंड 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। 14 और 19 जो संविधान के जो आर्टिकल्स है, क्या उसके ये अल्ट्रा वायरस है। तो फिर फोर्थ क्वेश्चन ये था कि लिमिट जो थी विड्रॉल की, जो कि फंड डिपॉजिट किए गए थे बैंक में,
तो उसका कोई आधार नहीं था, लॉ कानूनन कोई आधार नहीं था। क्या वो वायलेट करता है आर्टिकल 14, 19 एंड 21? जो लिमिट जो बताई गई है विड्रॉल कैश की, जो फंड्स डिपॉजिट किए गए हैं बैंक में, उसका कोई आधार नहीं है लॉ में। क्या वो वायलेट करता है आर्टिकल 14, 19 और 21 और कॉन्स्टिट्यूशन? और फिर फिफ्थ क्वेश्चन ये था कि इम्प्लीमेंटेशन जो किया गया नोटिफिकेशन का, वो क्या वो सफर करता है प्रोसीजर और सब्सटेंशियल अनरीजनेबलनेस को? क्या वो सफर करता है और क्या वो वायलेट करता है आर्टिकल 14 एंड 19? अगर करता है तो किस अफेक्ट तक वो वायलेट करता है? और इस इवेंट पे कि सेक्शन 26 सब पार्ट 2 को परमिट करता है डिमोनेटाइजेशन, तो क्या वो सफर करता है एक्सेसिव डेलीगेशन ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर? एक्सेसिव जो लेजिस्लेशन को मतलब पावर दे दी गई हो, डेलीगेशन लेजिस्लेटिव पावर दे दी गई हो, तो क्या वो एक्सेसिव डेलीगेशन बनती हैं जो कि अल्ट्रा वायरस है कॉन्स्टिट्यूशन के? तो फिर इसमें स्कोप क्या है जुडिशियल रिव्यू का, जो कि मैटर रिलेट करते हैं फिस्कल और इकोनॉमिक पॉलिसी भारत सरकार के? और क्या जो पिटीशन जो पॉलिटिकल पार्टी जो फाइल करती है, तो जो इस इश्यूज पे, क्या वो मेंटेनेबल है आर्टिकल 32 ऑफ संविधान के तहत? और क्या जो डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स ने जो क्या वो उनको डिस्क्रिमिनेट किया गया था, मींस असमानता दी गई थी अगेंस्ट एक्सक्लूडिंग देम, इनको बाहर कर दिया गया था कि वो डिपॉजिट नहीं कर सकेंगे और एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे डिमोनेटाइज नोट्स को। तो डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स को क्या वो उनको डिस्क्रिमिनेट किया गया था? तो ये क्वेश्चंस थे, 9 क्वेश्चंस का आधार बनाया था, जो कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 16 दिसंबर 2016 को रखे थे। और कोर्ट ने डायरेक्शंस भी दी थी कि कोई भी रिट पिटीशंस हैं, प्रोसीडिंग्स हैं, कोई भी पेंडिंग हो किसी भी माननीय हाई कोर्ट में, वो पिटीशंस जो है फर्दर हेयरिंग जो होगी उस मैटर की, वो स्टे कर दी जाएगी, क्योंकि कोर्ट ने फर्दर डायरेक्शंस दी थी कि कोई भी अदर कोर्ट जो है वो एंटरटेन नहीं करेगी, हेयर भी नहीं करेगी और डिसाइड भी नहीं करेगी किसी रिट पिटीशन प्रोसीडिंग्स को, जो इश्यूज हैं, जो कि रिलेशन और अराइजिंग फ्रॉम जो डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो भारत सरकार का जो निर्णय आया है, उससे भी कोई जो इश्यूज अराइज हो रहे हैं, जो कि डिमोनेटाइजेशन का जो चलाया था 500 और 1000 का, तो अब से सारा इंटायर जो इशू है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेंडिंग है। तो अब ये बैकग्राउंड आया था। फिर अब इसमें बैकग्राउंड समझने के बाद अब यहाँ पर फैक्ट्स आते हैं, तो उसके बाद एनालिसिस हुआ था। अब हम सीधा इनका जो कंक्लूजन्स है, वो जजमेंट क्या बताती है, क्या उनके फेवर में दिया है, पहले हम इसको समझ लेते हैं। क्योंकि इसमें जो 4:1 पे जो जजमेंट आई थी, जो 4 माननीय जो न्यायाधीशों ने यह जजमेंट दी थी और ये बताया था, देखिए कि जो पावर्स हैं वो अवेलेबल है, ये निर्णय ये आया कि जो पावर अवेलेबल है सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत पास, वो सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 26 ऑफ आरबीआई एक्ट के तहत है, वो रिस्ट्रिक्ट नहीं की जा सकती, क्योंकि ओनली फॉर द वन और सम सीरीज ऑफ द बैंक नोट्स एंड नॉट फॉर ऑल सीरीज ऑफ बैंक नोट्स। तो जो पावर जो है वो एक्सरसाइज की जा सकती है ऑल सीरीज ऑफ द बैंक नोट्स। तो जो पावर्स है वो सारे बैंक नोट्स पे की जा सकती है, सिर्फ इस आधार पे कि डिमोनेटाइजेशन जो है वो प्लीनरी लेजिस्लेशन के तहत की गई थी। तो ये इससे नहीं माना जा सकता है कि ये जो पावर है वो भारत सरकार के पास नहीं है सब सेक्शन 2 और सेक्शन 26 ऑफ आरबीआई एक्ट के तहत। तो मीन्स गवर्नमेंट के फेवर में ये जो है वर्जन आया। तो सब सेक्शन 2 ये कहता है, फिर दूसरा ये बताया उन्होंने कि जो सब सेक्शन 2 और सब सेक्शन 26 ऑफ द आरबीआई एक्ट ये कहता है कि वो एक्सेसिव डेलीगेशंस नहीं देता जब तक एज देयर इन बिल्ट सेफगार्ड है, और सच पावर जो है वो एक्सरसाइज की जा सकती है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड। और ऐसे में सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 26 आरबीआई एक्ट का है जो ऐसे स्ट्रक डाउन नहीं किया जा सकता इस आधार पे। और फिर इम्प्यूज नोटिफिकेशन जो था 8 नवंबर 2016 का, वो सफर नहीं करता है किसी भी फ्लॉ से, मीन्स कोई त्रुटि नहीं है उसमें, कि वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में कोई उसकी त्रुटि नहीं पाई गई है। और जो इम्प्यूज नोटिफिकेशन था 8 नवंबर 2016 का, वो सेटिस्फाई करता है टेस्ट फॉर प्रोपोर्शनैलिटी। जो टेस्ट फॉर प्रोपोर्शनैलिटी का जो है उस टेस्ट को ये सेटिस्फाई करता है और इसको स्ट्रक डाउन नहीं किया जा सकता इस ग्राउंड पे। तो जो पीरियड ऑफ एक्सचेंज ऑफ नोट्स का भी बताया था, जो इम्प्यूज नोटिफिकेशन था वो भी अनरीजनेबल नहीं था, कि इस समय के अंदर जो प्रोवाइड किया गया था कि इस समय के अंदर आप अपने
नोट एक्सचेंज कर लो, तो उसको भी कहा कि वो भी अनरीजनेबल नहीं था, जो नोटिफिकेशन दिया गया था वो उसमें जो पीरियड बताया गया था वो ठीक था। और आरबीआई के पास डज नॉट पोजेस इंडिपेंडेंट पावर्स अंडर सबसेक्शन 2 of Section 4 of 2017 Act in isolation with the provision Section 3 and Part 4 there to accept the demonetization notes beyond the period specified in the notification under subsection Subpart 1 of Section 4 of 2017 Act। तो इस आधार पे 4:1 पे जो डिसीजन है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2 जनवरी 2023 को सुना है। और जो डिसिटिंग ओपिनियन था उसमें ये बताया गया था कि इसका ये जो जजमेंट वो अलग से दी गई है, उसमें बताया गया है कि माननीय न्यायाधीश ने महोदय ने ये बताया कि जो इम्प्यूज नोटिफिकेशन था 8 नवंबर 2016 का, वो अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 24 ऑफ द एक्ट था, वो की अनलॉफुल था। और इससे सर्कमस्टांसेस में डिमोनेटाइजेशन ऑफ द करेंसी नोट्स जो हैं 100 और 1000 जो है वो इज विशिएटेड। तो ये जो निर्णय है वो डिसेंडिंग था, और लेकिन चूंकि 4:1 पे ये डिसीजन सुनाया गया है, ये भी 2 जनवरी 2023 का है। और जो ये और बाकी जो जजमेंट जो है वो डिवाइडेड है 258 पेजेस पे माननीय 4 न्यायाधीशों की ये जजमेंट है। और बाकी जो डिसेंडिंग जजमेंट भी वो जो है वो अलग से 130 पेज की 130 पेजेस की अलग है। तो ये एक जजमेंट आई थी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें, ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।